Assalamu alaikum guys, this is Daniel Yasin with you with another lecture of Daniel's Education Portal. आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रोल ऑफ एन एजेंट। बेसिकली ये जो है एजेंसी का टॉपिक है, एजेंसी का चैप्टर है और हम स्टार्ट जो कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं रोल ऑफ एन एजेंट से। इसमें हम क्या क्या देख रहे होंगे, डेफिनेशन ऑफ एन एजेंट, द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, टाइप्स ऑफ एजेंट, डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड को एजेंट, legal problems with agency relationships, creation of agency, authority of an agent। ठीक है जी। ये सब हम पढ़ रहे होंगे। अगर जो है आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखना चाह रहे हैं तो आप उसके जो लेक्चर्स हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कंप्लीट प्लेलिस्ट है लॉ की अवेलेबल, तो आप वहां से जाके जो है आप देख सकते हैं जो भी टॉपिक देखना चाहें। ठीक है जी। डेफिनेशन ऑफ एन एजेंट, द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, एजेंट एंड प्रिंसिपल। An agent is a person employed to do any lawful act for an other or to represent an other in dealing with a third person. The person for whom such act is done or who is so represented is called the principal। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें दो डिफरेंट बातें हो रही हैं। दो डिफरेंट बातें कैसे हो रही हैं? पहली बात है कि कोई काम करना, सही है, किसी दूसरे के लिए, और दूसरा हो रहा है कि रिप्रेजेंट करना किसी डीलिंग में, सही है, किसी और बंदे के लिए, किसी और बंदे के लिए आप जाके किसी और के मतलब बिहाफ पे आप डीलिंग कर रहे हैं, सही है। और लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो लॉफुल चीज है, सही है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, अब जरा हम इसको समझते हैं। ठीक है, पहली बात क्या है, एजेंट कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना, आप एक कंपनी के जो है ना एम्प्लॉई हैं, सही है। आप अब कंपनी आपको अब भेजती है किसी दूसरी कंट्री में, फॉर एग्जांपल कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करने के लिए किसी और कंपनी के साथ ना, मतलब आप जो है ना डायरेक्टर्स में आते हैं, सही है, और आपको कंपनी भेजिए कि आप जाके जो है ना यहाँ पे साइन करके आए, मतलब वो जो एग्रीमेंट्स न्यू आप कर रहे हैं फॉरेन की किसी कंपनी के साथ। अब वहां पे आप क्या हो रहा है, वहां पे आप कंपनी के बिहाफ पर जा रहे हैं। वो एग्रीमेंट कर कौन रही है? वो मतलब एग्रीमेंट तो कंपनी कर रही है ना, तो एग्रीमेंट वो कंपनी खुद साइन नहीं कर सकती, तो उसने क्या भेजा? उसने मतलब आपको भेजा कि आप जाएं और क्या करें, आप उसके बिहाफ पे जो है ना वो एग्रीमेंट साइन करें। इसी तरह हम फॉर एग्जांपल यूं कर लेते हैं कि एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, सही है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब क्या हुआ कि उसने एक डील कर ली है, उसने एक डील लॉक कर ली है, लेकिन अब उसे टाइम नहीं मिल रहा एग्रीमेंट पेपर साइन करने का। अब वो एक बंदे को हायर करता है, उसे पता है कि एग्रीमेंट में ये सब है, तो वो कहता है कि भाई तुमने जाके सिर्फ एग्रीमेंट में चेक करना है एक बार, ये चीजें हैं, तुमने सिर्फ साइन करके आ जाना है। अब वो क्या हो रहा है, काम किसका है? काम तो उस बिजनेसमैन का है ना, सही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहा है। वो क्या कर रहा है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो जो बंदा जा रहा है वहां पे साइन करने, उसे हम कहेंगे एजेंट। और वो जो वो है ना बिजनेसमैन है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो हमने अभी बात की ना, वो बात हो गई कि आप डीलिंग कर रहे हैं ना किसी और के बिहाफ पे। और यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं लॉफुल एक्ट, एक तो ये होगा फॉर एग्जांपल जो है ना, अच्छा ये जो आ जाएगी, अभी हमने जो एग्जांपल दी वो लॉफुल एक्ट है। अभी आप एक जो है ना एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं जो लॉफुल चीज के लिए, तो वो एक लॉफुल एक्ट है। दूसरी डीलिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अब जो है ना आप बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर डीलिंग देख सकें, तो आपने क्या किया हुआ है, आपने बंदे हायर किए हुए हैं जो आपके बिहाफ पे स्पेसिफिक चीजों की डीलिंग जाके देखते हैं, मतलब वो एक्सपर्ट है उन फील्ड्स के। वो आपके बिहाफ पे जाके सिर्फ उनका काम यही है कि डील करना, डील लॉक करना, और जो है ना वो मतलब आपके आपके बिहाफ पे मतलब वो डीलिंग करना, ये उनका टोटल काम है। ठीक है जी, हमने यहाँ पे दोनों केसेस देख लिए हैं। और जो ये सेकंड पैराग्राफ में जो बात कर रहा है वो यही बात कर रहा है जो मैंने बातों बातों में आपको बताई कि भाई आप जिसके ब्याह पे आप जाके डीलिंग कर रहे हैं, वो जो एक्चुअल बंदा है जिसके ब्याह पे डीलिंग हो रही है वो प्रिंसिपल होगा, और आप क्योंकि उसके ब्याह पे जा रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको एजेंट कहा जाएगा। All type of business may use agents. An agent is a person who acts on behalf of someone else. A principal to arrange a transaction with the third party. The transaction creates a legal contract and the contract is between the principal and the third party.
अब वही बात है, जैसे अभी हम बिजनेस वाली एग्जांपल्स ले रहे थे कि भाई वो बिजनेसमैन है, आप उसके ब्याह पे जाके डीलिंग कर रहे हैं, सही है, उसने बंदे रखे हुए हैं जो उसके ब्याह पे डीलिंग कर रहे हैं। अब वो बंदा तो बाउंड नहीं हो रहा है, मतलब वो जो उसके ब्याह पे जाके डीलिंग कर रहा है उस बिजनेसमैन के ब्याह पे, वहां पे बाउंड कौन हो रहा है? बाउंड तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, वो किसके दरम्यान हो रहे हैं? वो जो प्रिंसिपल है उसके और वो जो थर्ड पार्टी है उसके दरम्यान में हो रहे हैं, एजेंट के साथ नहीं हो रहे। वो एजेंट सिर्फ क्या है? एजेंट सिर्फ दरम्यान में एक डीलिंग के लिए बंदा है। There is a legal relationship between the agent and the principal. The nature of this relationship is explained later. अच्छा जी, अब वो क्या कहना है? आपका जो एजेंट और प्रिंसिपल है, इसकी रिलेशनशिप की नेचर क्या है? वो है आपके, इसे क्या कहते हैं, लीगल। ठीक है जी, ये लीगल रिलेशनशिप है। लेकिन जो है वो कह रहे हैं कि आगे जाके हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम देखेंगे कि लीगल रिलेशनशिप ये कैसा है। The agent acts on behalf of the principal by negotiating with a third party under normal circumstances. There is no legal agreement between the agent and the third party. However, the agent may negotiate the terms of a contract between the principal and the third party. अब भाई जैसे भी वही दोबारा मैं वही बिजनेसमैन वाली एग्जांपल देता हूँ कि भाई जब आप किसी के बिहाफ पे जाते हैं, आप किसी बिजनेसमैन के बिहाफ पे जाके आप कोई कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, सही है, या आपको जो है ना किसी बिजनेसमैन ने फ्री हैंड दिया हुआ है कि यार इस एरिया की डीलिंग तुम्हारा ये जो है ना मोड होना चाहिए, ये तुम्हारा एरिया है, इस एरिया में तुमने डीलिंग करनी है, सही है, डील्स तुमने बेस्ट लेके आनी है, मार्केट रेट से कम में आनी चाहिए डील मेरे पास। अब वहां पे उसने सिर्फ इतना बता दिया है, अब वो बाकी टर्म सारी कौन देख रहा होगा? वो सारा वही एजेंट देख रहा होगा ना आपका, जो बिजनेसमैन ने रखा हुआ है, सही है, वो सब वही देख रहा होगा। यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जो आपका एजेंट है वो टर्म्स नेगोशिएट कर सकता है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान। ठीक है जी। Pasha appoints Azam to buy 10 bags of sugar on his behalf. Pasha is principal and Azam is agent, and the contract between the two is agency. ठीक है जी। When the contract is made, it is between the principal and the third party. ये बात भी मैंने भी आपको बताई। Pasha appoints Azam to buy 10 bags of sugar on his behalf. If in pursuance of contract of agency, Azam purchases the bags of sugar from Tariq, a wholesale dealer in sugar, on credit. Then Pasha and Tariq are in direct contractual relations, and the contract of purchase is enforceable both by and against Pasha. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अब पाशा जो है ना, अब पाशा ने अपॉइंट किया था किसको? आजम को। तो अब वो उसे क्या कहते हैं, केस भी किसके अगेंस्ट हो सकता है? आपका पाशा इसको जो है ना उसे क्या कहते हैं, इन्फोर्स भी करवा सकता है, और जो है उसके खिलाफ भी केस हो सकता है। Any person who is the age of majority and who is of sound mind may employ an agent. यहाँ पे इन्होंने क्या कर दी, ये आ गई रिक्वायरमेंट। ये ऐसे ही रफ सा पॉइंट लग रहा है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे कि वो आपको यहाँ पे घुमा सकता है, यहाँ पे घुमा सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा। एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए और साउंड माइंड होनी चाहिए। एज ऑफ मेजोरिटी में हमने दो केसेस देखे थे, एक 21 ईयर्स का देखा था, एक 18 ईयर्स का देखा था। 21 ईयर्स का कौन सा देखा था? 21 ईयर्स का हमने वो देखा था जिस केस में आपका जो है ना गार्जियन अपॉइंटेड होता है। उसके अलावा बाकी सब केसेस कौन सा है? उसके अलावा सब केसेस में आपका 18 ईयर्स है। ठीक है जी। और साउंड माइंड भी हम देख चुके हैं, इसमें डिफरेंट केसेस हमने देखे थे। मैं वैसे ही एक जो है ना रिपीट कर देता हूँ कि 3 केसेस हमने देखे थे बेसिकली। एक वो जो पूरा ही पागल होता है, सही है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा वो बंदा होता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, कभी कभी वो ठीक होता है। और तीसरा हमने वो देखा था कि जो है ना जो कभी कभी पागल होता है और मोस्टली टाइम से ठीक होता है। आजम एन एडल्ट एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ परवीन अ माइनर। अब देखें जब परवीन जो है माइनर है, उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी का होगा या नहीं होगा? खुद ही सोच लें, आप खुद ही सोच लें, नहीं होगा ना, क्योंकि अभी तो हमने क्या पढ़ा, रिक्वायरमेंट क्या है? एज ऑफ मेजोरिटी और साउंड माइंड। तारिक कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट आजम एंड नॉट परवीन, क्योंकि वो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। जब एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होगा तब आपका क्या होगा? तब वहां पे हम जब बात कर रहे कि भाई वो क्या है, आप प्रिंसिपल को सू करेंगे। अब यहाँ पे जो एजेंट है बेसिकली, यहाँ पे एजेंट हमें दिख रहा है, कौन था? वो आजम था। उसी के अगेंस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्स होगा, आपके परवीन के अगेंस्ट नहीं होगा। As between the principal and third persons, any person may become an agent. Thus, even a minor or a person of unsound mind can be appointed as agent. अच्छा जी, अच्छा, देखें। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई। हमने ये जो पॉइंट अभी पढ़ा है, इस पॉइंट में क्या है? इस पॉइंट में ये कि एजेंट कौन इंप्लॉय कर सकता है।
और ये जो पॉइंट है आपका, इसमें ये बताया जा रहा है कि एजेंट कौन सा बंदा हो सकता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपका माइनर भी एक एजेंट हो सकता है, प्रिंसिपल माइनर नहीं हो सकता, प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड का नहीं हो सकता। लेकिन आपका जो एजेंट है, एजेंट क्या हो सकता है, वो माइनर भी हो सकता है और अनसाउंड माइंड का बंदा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो प्रिंसिपल के पास चॉइस है ना भाई, प्रिंसिपल किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। अब वो अपनी मर्जी से एक माइनर को अपॉइंट कर रहा है, अनसाउंड माइंड वाले बंदे को अपॉइंट कर रहा है, तो उसका हेडेक है। ठीक है जी। It is so because the act of the agent is the act of the principal and therefore the principal is liable to third parties for the acts of minor agent। अब वही बात है कि भाई आपका जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, वो लायबल हो जाएगा, जो भी वो जो है ना डीलिंग करते हैं और जिस तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या है, आजम माइनर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ परवीन एंड एडल्ट विद तारिक। अभी हमने क्या पढ़ा है कि भाई आपका जो एजेंट है, यहाँ पे आजम कौन है, वो एजेंट है, वो बेशक माइनर भी हो तो क्या है, वो जो भी डीलिंग करेगा वो बिल्कुल प्रॉपर होगी और आपका जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, वो लायबल हो जाएगा। यहाँ पे कौन है, प्रिंसिपल कौन है, आपका परवीन है, सही है। और किसके साथ, जो थर्ड पार्टी कौन है, वो तारिक है। तारिक अब क्या कर सकते हैं, वो इन्फोर्स कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट किसके अगेंस्ट, आपके परवीन के अगेंस्ट जो कि प्रिंसिपल है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। ठीक है जी। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपकी जो कंसिडरेशन है ना वो लाजमी नहीं है। कंसिडरेशन क्या है, लाजमी नहीं है। आप जो है ना, फॉर एग्जांपल आप किसी को कहते हैं यार तुम मेरे ब्याह पे जाके डील करके आ जाओ, अपने किसी दोस्त को कह देते हैं, अब वहां पे रिटर्न में तो कुछ नहीं आ रहा ना, मतलब आपका दोस्त आपको कह रहा है कि यार मेरे ब्याह पे जाके डील कर दो, तो वहां पे जो है आप उसको कुछ पे नहीं कर रहे, आप बस ऐसे ही एक दोस्ती यारी वाला हिसाब हो रहा है। तो ये बात कह रहे हैं कि कंसिडरेशन लाजमी नहीं है। क्या है, कंसिडरेशन लाजमी नहीं है। यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन भी काम हो सकता है, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जैसे इन्होंने एक चार्ट सा बनाया हुआ है कि एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान जो है वो क्या है, वो रिलेशनशिप है, सही है, एक रिलेशनशिप है, जैसे अभी हमने बात की, सही है, फ्रेंड्स वाली। और आपका जो एजेंट और थर्ड पार्टी है वो दोनों क्या करते हैं, वो नेगोशिएशन करते हैं, ये भी हमने देखा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान में होता है, वो आपका प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान में होता है। ठीक है जी। Consideration not necessary. Arslan promises to sell Faisal's house on his behalf. An agreement between Arslan and Faisal is valid in even without consideration. अब वही बात आ गई कि भाई वो कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल दोनों फ्रेंड्स हैं, अब एक जो है ना वो है, उसे क्या कहते हैं, आपका स्टेट एजेंट है, उसने कहा कि यार मैं जो है ना तुम्हारी सेल करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है, मैं तुमसे क्या है कुछ लूंगा भी नहीं, ऐसी मैं सेल करवा दूंगा, तो कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, क्या हो गया, तो वो फिर भी क्या है, वैलिड है। An agent may act for a principal in arranging just one transaction. However, it is common in business for an agent to act regularly on behalf of a principal, arranging large number of different business transactions and contracts. यहाँ से हमें क्या बात पता चल रही है, इस पैराग्राफ से हमें ये बात पता चल रही है कि आपका जो एजेंट है, सही है, वो किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए भी अपॉइंट हो सकता है और वो जो है ना रिकरिंग जो है ना ट्रांजैक्शंस के लिए भी अपॉइंट हो सकता है। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका जो एजेंट है वो किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए ही अपॉइंट होगा। आप सिर्फ किसी एक स्पेशल डील के लिए भी किसी एक बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं और आप जो है ना एक बंदे को एज एम्प्लॉय भी रख सकते हैं, या एक बंदे को आप ऐसा अपॉइंट भी कर सकते हैं कि भाई वो हमेशा आपके बिहाफ पे डीलिंग करें। However, it might be useful to have a simple example of an agent-principal relationship in mind. One example is using an agent appointed for the sale of goods. The agent will act on behalf of the owner, the principal, and try to find a buyer, a third party. यहाँ पे आप क्या एग्जांपल दे रहे हैं भाई, आपकी जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, उन्होंने एजेंट्स रखे हुए होते हैं, किसके लिए, बंदों को वो ढूंढती हैं, पार्टीज ढूंढते हैं सेल के लिए। If the agent is successful and the goods are sold, the contract for the sale and purchase of the goods is between the seller and the buyer. हाँ जी, वही बात, यहाँ पे सेलर आपका कौन है, वो प्रिंसिपल है, और आपका जो है बायर कौन है, वो थर्ड पार्टी है। The agent does not enter into a contract with the buyer, the third party, although he has an agreement with the principal from which he will earn a fee. भाई ये तो हमने बहुत देखा है ना, इवन आपकी ये अगर इस एग्जांपल को आप ठीक से समझना चाह रहे हैं ना, आप सिर्फ वो जो आता है ना सेल्स एजेंट आते हैं, आप उनको याद कर लें। असल में क्या होता है, उन्हें कमीशन मिल रही होती है भाई, वो जितनी ज्यादा सेल्स करेंगे उन्हें उतनी ज्यादा कमीशन मिलेगी।
यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि आपका जो सेलर है वो क्या करता है, वो अपॉइंट करता है उन्हें कि भाई जाओ भाई बंदे ढूंढो मेरी चीज सेल करो, और वो सेल करते हैं। तो एक्चुअली ट्रांजैक्शन किसके दरमियान में होती है, वो एजेंट के दरमियान में तो नहीं होती, वो जो सेलर होता है और जो बायर होता है उसके दरमियान में होती है। उसे सिर्फ जो है ना उस ट्रांजेक्शन करवाने के लिए क्या मिल रही होती है, एक फी मिल रही होती है। ठीक है जी। गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप न्यू वीडियो से बाखबर रहें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। Following are different types of agent: commercial agent or mercantile agent. An agent who regularly buys or sells goods on behalf of principal. For example, a company in Karachi might have an agent in Lahore who arranges a sale of the company's goods with buyers in Lahore. अब भाई जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने एजेंट्स होती हैं, सही है, कि भाई ये एरिया तुम्हारा है। जैसे बड़े बड़े जो होते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स की बात कर लें हम, ये उनकी बात करें जो एग्रीकल्चर में यूज होती है ना दवाएं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनमें जो है ना ये बहुत बड़े लेवल की गेम होती है, उसमें जो कमीशन होती हैं वो बहुत हाई एंड होती हैं। उसमें क्या होता है, उसमें एरियाज दिए हुए होते हैं, मतलब एक तो होता है आपके, मतलब जो है ना समझ लें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर डिवीजन लेवल पे हेड होते हैं, फिर आपके प्रोविंस लेवल पे हेड होते हैं। उनका जो होता है ना, उनका ये एजेंट वाला बड़ा लेवल का काम होता है, मतलब वो इसके ऊपर बहुत डिटेल में काम कर रहे होते हैं। उनका उनका जो बिजनेस है वो चली आपके एजेंट्स के ऊपर रहा होता है। वो क्या करते हैं, तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है, मतलब मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था आपको, इस पैराग्राफ में यही बात बताई जा रही है कि आपका कमर्शियल एजेंट या मर्केंटाइल एजेंट उसको कहते हैं कि जो रेगुलरली क्या करे, एक कंपनी की चीजें सेल करे किसी भी एरिया में, मतलब उसका काम ही यही हो कि वो जैसी मार्केट में वो चीज है और वो जो है ना वो उस स्पेसिफिक एरियाज में क्या करे, उन्हें सेल करे। फिर क्या आगे, फिर आगे ब्रोकर। अच्छा, ब्रोकर कौन होता है, ब्रोकर हमने जो है ना उसमें बड़ा सुना होगा, वो आपने उसमें सुना होगा, हमारी होती है ना स्टेट, जो स्टेट साइड है वहां पे बहुत आपने सुना होगा, भाई ये ब्रोकर है, इसके पास ये अच्छा प्लॉट है, ये ब्रोकर है, इसके पास अच्छा घर है, तो ये आपने वहां पे बहुत सुना होगा। A broker is an intermediary who arranges trades or transactions on behalf of clients principals। और अगर आप यहाँ पे वो स्टेट एजेंट वाली एग्जांपल लें जिसे हम ब्रोकर ब्रोकर कहते हैं, तो वहां पे वो क्या कर रहा होता है, वो बेसिकली जो है ना जैसे अब घर आप सेल कर रहे हैं, तो उस घर की वो वन टाइम ट्रांजेक्शन होती हैं, सही है। तो अब वो जो क्लाइंट्स होते हैं, वो जो घर सेल कर रहे होते हैं, वो कौन होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है स्टॉक ब्रोकर। एन एग्जांपल इज अ स्टॉक ब्रोकर हु अरेंजेस द परचेज ऑफ और सेल ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट। ये अच्छा, स्टॉक ब्रोकर भी बहुत ज्यादा फेमस चीज है कि भाई आपने कोई शेयर्स परचेज करने हो तो आप जो है ना किसी ब्रोकर के पास जाते हैं कि भाई मुझे शेयर्स चाहिए, सही है, आपको जितने चाहिए वो अरेंज करके देते हैं। आपने सेल करने, आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं, मुझे ये सेल करना है तो आप ये मेरे सेल करवा दें, ठीक है जी। फिर आपका आ गया ऑक्शनियर। एन ऑक्शनियर इज एन एजेंट हु इज ऑथराइज्ड टू सेल प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रिंसिपल एट ऑक्शन। अब भाई वो होता है ना कि ऑक्शन आपने सुना होगा, जैसे भाई इसे क्या कहते हैं, आपकी गवर्नमेंट की कोई चीजें बिक रही हैं तो क्या हो रहा है, वो ऑक्शन में बिक रही है, सही है। अब जब वो बिक्री होती है, बेसिकली आपका प्रिंसिपल कौन हो जाता है, आपका प्रिंसिपल हो जाता है गवर्नमेंट, सही है। और ऑक्शनियर कौन हो जाता है, मतलब जो वो अरेंज कर रहा होता है ऑक्शन, वो कौन हो जाता है, वो आपका एजेंट हो जाता है, सही है। और फिर जो भी वो परचेज कर रहा होता है वो आपका कौन आता है, वो आपका थर्ड पार्टी हो जाता है। Adult creditor agent. Adult creditor agent is one who is in consideration of an extra commission. Guarantees his principal that the persons with whom he enters into contract on behalf of the principal shall perform their obligation. He occupies the position of both a guarantor and an agent. अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पे कह रहे हैं कि दो चीजें हैं, सही है। यहाँ पे जो एजेंट है, इस कैटेगरी का जो एजेंट है, उसके अंदर वो क्या कर रहा है, इसके अंदर वो क्या कर रहा है, यहाँ पे दो काम वो कर रहा है। एक तो वो गारंटी दे रहा है अपने प्रिंसिपल को कि भाई जिस पर्सन के साथ उसने एग्रीमेंट की कॉन्ट्रैक्ट किया है, सही है, वो अपना काम क्या करेंगे, वो पूरा करेंगे, मतलब वो गारंटी दे रहा है उन बंदों की। वो क्या कर रहा है, वो एजेंट क्या कर रहा है, वो गारंटी दे रहा है आपके प्रिंसिपल को कि भाई उसके बिहाफ पे जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो अपना काम पूरा करेंगे, इस चीज की वो गारंटी देता है, सही है। और जो है वो कर किसके बिहाफ पे रहा होता है, वो आपके प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा होता है। तो
एक तो वो काम हो गया जो सब एजेंट कर रहे हैं, क्या अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो है ना वो कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा काम क्या कर रहा है, ये एक्स्ट्रा काम क्या कर रहा है, ये थर्ड पार्टी के लिए एज अ गारंटियर भी काम कर रहा है कि भाई ये गारंटी दे रहा है थर्ड पार्टी की कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है प्रिंसिपल के साथ वो उसके ऊपर पूरा उतरेंगे। Company directors and managers. It is important to be aware that the company directors act as agents for their company. याद करें, आप याद करें, मैंने सबसे पहले हमारी जो मतलब इस लेक्चर की सबसे पहली एग्जांपल मेरी क्या थी, सबसे पहली एग्जांपल मेरी कंपनी के बिहाफ पे बंदा फॉरेन जाके आपका क्या कर रहा था, वो एग्रीमेंट साइन कर रहा था कंपनी के बिहाफ पे। यहाँ पे वही बात आ गई कि वहां पे आपका कंपनी कौन है, कंपनी प्रिंसिपल है, और आपके जो वो डायरेक्टर्स हैं वो क्या हो गए, वो आपके हो गए एजेंट। It is important to be aware that the company directors acts as agents for the company. Therefore, the rules of agency law apply to the actions carried out by directors on behalf of the company. Employees, particularly senior managers, might also act as agents for the employer. हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप जो है ना उसे क्या कहते हैं, कौन सी कैटेगरी में है और जो है ना आप किस तरह की डीलिंग कर रहे हैं। क्योंकि छोटे लेवल का जो स्टाफ होता है उनको आप ऐसी डीलिंग्स के लिए नहीं भेज रहे होते हैं, या आपके सीनियर मैनेजर्स जा रहे होते हैं या आपके डायरेक्टर्स वगैरह जा रहे होते हैं। ठीक है जी। Partners in a business relationship. It is also important to be aware that the business partners act as agents for their partnership business. The rules of agency law therefore apply to the powers conferred on a partner to bind the partnership to contractual agreements and obligations. अब भाई फॉर एग्जाम्पल आपकी एक जो है ना पार्टनरशिप चल रही है, सही है। अब पार्टनरशिप में आपको पता है कि एक बंदा जो है ना वो काफी जो है ना वो कैपेबल है डीलिंग्स करने का। अब आप लोगों ने उसको आगे किया हुआ है। अब क्या हो रहा है कि वहां पे जो है ना वो क्या कर रहा है, वो एज एजेंट काम कर रहा है पूरी पार्टनरशिप के लिए। तो वो जो भी आपका एग्रीमेंट वगैरह करेगा वहां पे क्या हो जाएंगे, वहां पे जितने भी पार्टनर्स हैं और सबके सब क्या हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे उस काम के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे सब एजेंट। A sub agent is a person employed by the original agent to act under his control in the business of agency. The general rule is that an agent is not entitled to delegate his authority to another person without the consent of his principal. ये चीज याद रखिएगा। वो आपसे सिनेरियो पूछेगा ना तो इसमें घुमा सकता है आपसे। अगर वो सिनेरियो में ये आपसे एजेंसी का कोई भी क्वेश्चन दे रहा है तो यहाँ पे आपको घुमा सकता है। ये चीज याद रखिएगा कि जो जनरल रूल है वो क्या है, जनरल रूल क्या है, जनरल रूल ये कि आपका जो एजेंट है वो खुद आपका जो है ना विदाउट परमिशन ऑफ प्रिंसिपल क्या अपॉइंट नहीं कर सकता सब एजेंट को। दिस इज बिकॉज व्हेन द प्रिंसिपल अपॉइंट्स अ पर्टिकुलर एजेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ ही रिलाइज अपॉन द एजेंट्स स्किल, इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस। हाउएवर एन एजेंट में अपॉइंट अ सब एजेंट एंड डेलीगेट द वर्क टू हिम इफ। अच्छा, अब देखें यहाँ पर जो हमने पढ़ा है ना, ये इस पूरे इसका पैराग्राफ का क्रक्स ये है कि आपका जो एजेंट है वो सब एजेंट तब तक अपॉइंट नहीं कर सकता जब तक आपका प्रिंसिपल उसके ऊपर हाँ ना करे। ठीक है जी। आपके प्रिंसिपल ने हाँ कर दी तो जो है आपका एजेंट क्या कर सकता है, सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ से, अब क्या बात हो रही है, यहाँ से ये बात हो रही है कि भाई ये अभी जो हम पढ़ने लगे इन केसेस में आपका जो एजेंट है वो क्या कर सकता है, वो सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है। The principal has expressly permitted delegation of such power. अब अगर हम ये पहली कंडीशन देखें, सही है, कि भाई प्रिंसिपल ने अलाउ कर दिया है, तो यहाँ पे तो वही बात आ गई, सही है। यहाँ पे तो यही पहली बात तो वही आ गई कि भाई यहाँ पे लिखा था कि जब तक प्रिंसिपल अलाउ नहीं करेगा तब तक आप नहीं कर सकते। और यहाँ पे पहला केस कौन सा गया, पहला केस वही आ गया कि भाई आपका जो प्रिंसिपल है उसने क्या कर दिया, उसने अलाउ कर दिया। It is ordinary custom of trade that a sub agent may be employed. अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी बिजनेस हो रहा है उसका नॉर्मल नॉर्म ही यही है, मतलब उसका नॉर्म ही यही है, वहां पे उस लाइन में होते ही यही है कि आप जो भी एजेंट अपॉइंट करते हैं वो अपने आगे क्या करता है, वो अपने आगे फर्दर एजेंट्स क्या करता है, मतलब सब एजेंट्स एम्प्लॉय करता है। The nature of work is such that a sub agent is necessary. For example, a manager of a shop may employ sales assistant. क्या हो गया, अब वो कह रहे हैं एक तो ये कि ऑर्डिनरी कस्टम वही है, मतलब कि भाई उस लाइन में होता ही वही है। दूसरा क्या है कि भाई तीसरी चीज क्या है, वो कह रहे हैं कि जो काम की नेचर है, सही है, अब वहां पे सब एजेंट बहुत जरूरी है।
मतलब जब तक सब एजेंट नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, तब तक उसे क्या कहते हैं, आपका जो है ना वो काम नहीं होगा ठीक से। द एक्ट्स टू बी डन आर प्योरली इमटेरियल। अच्छा, एक होते हैं मटीरियल एक्ट। भाई आपके समझ ले, मटीरियल कौन सी चीज होती है? मटीरियल वो चीज होती है जो आपको सीधा इम्पैक्ट करे और हाई इम्पैक्ट हो जिस चीज का, वो मटीरियल होती है। और जिस चीज का इतना कोई इम्पैक्ट नहीं हो और मतलब वो कोई खास मैटर नहीं करती, उसे मटीरियल कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं वो कि जो एक्ट्स हैं वो अगर प्योरली मटीरियल, हाँ ठीक है। अनफोर्सीन emergencies arise rendering appointment of the sub agent necessary। अब वो क्या कह रहे हैं कि अचानक से कोई इमरजेंसी हो गई, सही है, आपको एज एजेंट बिहाफ किया गया था, आपको एज एजेंट रखा गया था, सही है। क्या हुआ, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि आपको ना चाहते हुए भी सब एजेंट रखना पड़ गया, मतलब वो मजबूरी ऐसी थी, वो मजबूरी ऐसी थी, वो इमरजेंसी ऐसी थी कि वो किसी को भी नहीं पता था, वो अचानक अराइज हो गई। तो उस केस में भी क्या है कि आप जो है रख सकते हैं, ठीक है जी। वेयर अ सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई ऊपर वाले केस में क्या था कि भाई आपका जो सब एजेंट अपॉइंट आप कर सकते हैं और उसको काम आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप जो है ना प्रॉपरली अपॉइंट कर रहे हैं। In such a case, the principal is bound by the acts of the sub-agent as if the sub-agent was an agent originally appointed by the principal। अब जैसे मैं पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स की बात कर रहा था, वहां पे काफी बार ऐसा होता है कि जो आपके सेल्स एजेंट्स होते हैं ना, वो खुद ही आगे जो है ना मतलब जो है ना, एक तो मतलब बात कर लें कि हम डायरेक्टली जो होते हैं ना, एक आपके एजेंट होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं प्रोविंस लेवल पे, और फिर डिवीजन्स पे, फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि भाई अब जो कंपनी है वो किसको अपॉइंट कर रही है। अब भाई फॉर एग्जांपल कंपनी अपॉइंट कर रही है आपके, सबसे पहले उसने अपॉइंट किया उन्होंने जो है ना प्रोविंस हेड्स, सही है। क्या करेंगे वो उनके बिहाफ पे बिजनेस लाएंगे, कंपनी के बिहाफ पे वो बिजनेस लेके आएंगे, सेल्स लेके आएंगे। फिर आगे उनके अंडर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो सब एजेंट हो जाएगा ना। उनके अंडर फिर कौन आएगा, उनके अंडर आएगा डिवीजन हेड, सही है। फिर उनके अंडर कौन आएगा, उनके अंडर आएगा आपका उसे क्या कहते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट हेड। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ये लोग जितनी भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सब एजेंट्स हैं। मतलब एक एजेंट मेन है, वो कौन है, वो आपका जो है ना डिस्ट्रिक्ट के हेड्स हैं, वो डायरेक्ट एजेंट्स है। बाकी उन सब उनके नीचे वो सब एजेंट्स हम कह सकते हैं उन्हें। तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि वो ये जितने भी लोग हैं वो सब एजेंट्स या एजेंट्स जो हैं, वो क्या हो रहा है कि वो जो है वो बिजनेस ला रहे हैं। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है उस केस में प्रिंसिपल आपका क्या है, वो लायबल है, ठीक है जी। द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट, सही है। अब वो क्या कह रहे हैं, तो जो एजेंट है, सही है, एजेंट क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है किसको, प्रिंसिपल को, फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट। भाई अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर सेल्स नहीं मिल रही होती, आप जाके आप क्या करते हैं, अगर एक कंपनी को सेल्स नहीं मिल रही, आप क्या करते हैं, आप प्रोविंस हेड्स को बुला लेते हैं कि भाई ये जो है ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये काम क्यों नहीं हो रहा। हमने तो तुमसे पूछना है ना, हमने ये नहीं पूछना डिवीजन वाले क्या कर रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट वाले क्या कर रहे हैं। हमने किससे पूछना है, हमने तुमसे पूछना है। हमारी डीलिंग तुम्हारे साथ है, हमारी डीलिंग उनके साथ नहीं है। तो तुम मीटिंग बुलाओ, तुमने जो करना है करो, हमें सेल्स ला के दो, है क्या नहीं है। तो अब वहां पे जो आपके उसे क्या कहते हैं, जो प्रोविंस हेड्स हैं वो क्या हो गए, वो लायबल हो गए, जो भी एक्ट कर रहे हैं जो आपके उनके अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है जी। The sub-agent is responsible for his acts to the agent but not to the principal except in case of fraud or willful wrong। वो क्या कह रहे हैं, द सब एजेंट क्या है, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कौन से केस में, वो अपने एक्ट्स के लिए, सही है, जो एजेंट है उसके साथ। लेकिन अगर वो जो है ना उसे क्या कहते हैं, वो जो है वो डायरेक्टली प्रिंसिपल के साथ जो है ना लिंक नहीं होता, सही है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग की, कि भाई अगर जो है ना यहाँ तो फ्रॉड किया जा रहा है, यहाँ पे जानबूझ के कुछ गलत किया जा रहा है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, उसमें प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो जाएगा। वेयर द सब एजेंट इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड, सही है, वेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सब एजेंट इज मेड विदाउट अथॉरिटी एंड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेस अराइजेस। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई ऊपर वाला हमने क्या देखा, ऊपर वाला हमने देखा कि सब एजेंट
प्रॉपरली अपॉइंट किया जा रहा है। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपरली अपॉइंट ही नहीं किया जा रहा। वेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सब एजेंट इज मेड विदाउट अथॉरिटी एंड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस अराइजेस। सही है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी जो अपॉइंटमेंट होती है सब एजेंट की, अगर वो विदाउट अथॉरिटी है, सही है, और वो विदाउट एनी जस्टिफिकेशन है, तो क्या हो जाएगा, उससे क्या क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले ये असर क्या पड़ेगा, द एजेंट स्टैंड्स एज अ प्रिंसिपल टूवर्ड्स सच एजेंट। तो आपका जो प्रिंसिपल है वो गायब हो जाएगा दरमियान में से, जो एजेंट है वही बन जाएगा प्रिंसिपल उस सब एजेंट के लिए। ठीक है जी। The principal is not represented by such agent and hence is not liable for the acts of the sub agent। यहाँ पे क्या है, आपका प्रिंसिपल लायबल ही नहीं है किसी तरह के एक्ट के लिए भी उस सब एजेंट के। The agent is responsible for the acts of the sub agent to the principal as well as to the third parties। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जो एजेंट है वही रिस्पॉन्सिबल आ जाएगा किसके लिए, जो अगर सब एजेंट कोई भी एक्ट कर रहा है, कोई भी डीलिंग कर रहा है, तो वहां पे लायबल किसके अगेंस्ट हो जाएगा, वो आपके थर्ड पार्टीज के लिए भी वो किसके अगेंस्ट होगा, वो एजेंट के अगेंस्ट होगा। ठीक है जी। आगे क्या है, द सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एट ऑल, ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल बाय प्रिंसिपल इवन फॉर फ्रॉड एंड फॉर विलफुल रॉन्ग, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स ओनली टू द एजेंट। अब वो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल की कोई अथॉरिटी नहीं है इस केस में। इस केस में किसकी अथॉरिटी है, इस केस में अथॉरिटी आपकी एजेंट की। Co-agent or substituted agent. A co-agent or a substituted agent is a person who is named by the agent on an express or employed authority from principal to act for the principal. He is not sub-agent but an agent of the principal for such act of the business of the agency as to be entrusted to him. He is the agent of the principal though he is named at the request of the principal by the agent. In selecting a co-agent for his principal, an agent is bound to exercise same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case, and if he does this, then he is not responsible to the principal for the acts or negligence of his co-agent। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, को-एजेंट कौन होता है, सही है, को-एजेंट वो बंदा होता है जिसको कौन लाता है, जिसको एजेंट लाता है, कि भाई ये बंदा जो है ना, को-एजेंट या सब्स्टिट्यूट एजेंट कौन है, जिसको जो मतलब आपका ऑलरेडी जो एजेंट है वो लेके आ रहा है, सही है, और वो क्या करेगा, लाजमी बात है वो आपके प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करेगा। अब वो कह रहे हैं कि वो सब एजेंट नहीं है, सही है, वो क्या है कि वो सब एजेंट नहीं है, लेकिन वो क्या है कि बट एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल फॉर सच एक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द एजेंसी एज टू बी इंटरेस्टेड टू हिम। वो उसको स्पेसिफिक काम दिया जाएगा कि भाई तुमने जाके ये काम करना है, वो एज ए सब एजेंट नहीं होगा, उसको एक सेपरेट काम मिलेगा, लेकिन उसे ढूंढेगा कौन, उसे ढूंढेगा एजेंट ही, ऑलरेडी मतलब जो कंपनी के पास एजेंट है। He is the agent of the principal though he is named at the request of the principal by the agent। अब यहाँ पे किसको रखा, किसके कहने मतलब जो है ना उसे क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट किसने की, प्रिंसिपल ने, और लाया उसको कौन, एजेंट लाया। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि जो आपका को एजेंट है ना, को एजेंट वो जो से क्या कहते हैं प्रिंसिपल के लिए लेके आ रहा है, जो आपका एजेंट लेके आ रहा है, सही है, उसे क्या करना है, उससे एक जो नॉर्मल बंदे की सलाहियत होती है ना कि हाँ यार अगर मैं इस बंदे को लेके आऊंगा तो ये बंदा ये वाला काम ठीक करेगा, ये वाला काम ठीक नहीं करेगा, इसकी ये आदतें सही है, इसकी ये आदतें गलत है, हमारी लाइन में हमारी जो ट्रेड नॉर्म्स हैं उसके अंदर ये बंदा चल सकता है, नहीं चल सकता है। जो भी एक नॉर्मल बंदा सोचेगा उसने वो सब अच्छे से सोचा और उसके बाद उसने डिसीजन लेके क्या किया है, उसने जो है वो बंदे जो है डिसाइड किया है, और उसके बाद जो है ना मतलब उस टाइम सिलेक्शन के टाइम उसने अगर नॉर्मल प्रूडेंस रखी है और हर चीज उसने प्रॉपरली चेक की है, उसके बाद फिर अगर कोई भी मसला होता है ना, फिर एजेंट जो है ना आपका लायबल नहीं हो सकता उसको एजेंट के एक्ट्स के लिए। अच्छा जी, अब आगे एग्जांपल्स। अपॉइंटमेंट ऑफ अ सब एजेंट इज अलाउड। The stock exchange member brokers generally appoint clerks to transact business on behalf of their clients. This is allowed as it is the custom of trade to that effect। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई सब एजेंट जो है ना वहां पे आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां का एक नॉर्मल नॉर्म है। नॉर्म क्या है, जो ब्रोकर्स हैं वो क्या करते हैं, वो क्लर्क्स उन्हें अपॉइंट किए होते हैं जो उनके बिहाफ पे क्लाइंट्स के साथ जाके डील कर रहे होते हैं, सही है। तो यहाँ पे क्या है, वो कह रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल जो है उसे क्या कहते हैं, एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है।
मतलब आपके जो ब्रोकर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपॉइंट मतलब वो जो है ना वो एम्प्लॉय रखते हैं किनको, क्लर्क्स को, और क्लर्क्स किनके बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं, वो क्लाइंट्स के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। अब क्लाइंट्स ने बेसिकली किसे रखा हुआ होता है, उन्होंने तो ब्रोकर्स को रखा हुआ होता है ना, लेकिन ब्रोकर्स खुद काम नहीं कर रहे होते, वो आगे क्लर्क से वो काम करवा रहे होते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो केस है ये नॉर्मल नॉर्म है उस साइड का, सही है। ये नॉर्म है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये जो है ये बिल्कुल ऐसे सब एजेंट अपॉइंट करना अलाउड हो जाएगा। Appointment of sub-agent is allowed. The Pasha appointment Azam manager of his departmental store. The nature of work is such that appointment of sub-agents is necessary. Azam may appoint cashier and sales agent accordingly. अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई अब नेचर ऑफ वर्क ही ऐसा है कि आपको जो है ना बंदे और चाहिए, उसने एक मैनेजर रख दिया है, लेकिन मैनेजर को आगे स्टाफ चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, वो आगे बंदों को अपॉइंट कर सकता है। Sub agent properly appointed. Paras appointed Atif as mercantile agent. Atif appointed a sub agent Akram, and due to volume of business, such appointment was necessary. अब क्या हो गया भाई, वो इतने बड़े लेवल का बिजनेस था, वो क्या हैंडल ही नहीं कर सकता था, तो क्या था, एक और बंदा उसके लिए लाजमी था, तो उसने एक सब एजेंट रख लिया। Akram acted negligently. Paras is liable to the third parties by the acts of Akram. Atif is liable to Paras for negligent acts of Akram. Akram is not liable to Paras but to Atif. तो देखिए यहाँ पे इतना कुछ आ गया, आप कंफ्यूज हो गए। सबसे पहले आप ये देख लें, पारस कौन है। पारस आपका प्रिंसिपल है, यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ। आपका आतिफ कौन है, आतिफ आपका जो है वो एजेंट है, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, सही है। और अकरम कौन है, अकरम आपका सब एजेंट है, ठीक है जी। पारस प्रिंसिपल, आतिफ एजेंट, अकरम सब एजेंट, सही है। अब क्या हुआ था, बिजनेस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, तो इस वजह से जो आपका ये सब एजेंट था, इसकी अपॉइंटमेंट क्या थी, जरूरी थी, सही है, लाजमी थी इन अदर वर्ड्स। अब अकरम ने क्या किया, अकरम कौन है, सब एजेंट है। सब एजेंट ने क्या किया, उसने नेग्लिजेंटली क्या किया, कुछ काम किया, कि भाई उसने कुछ ऐसा काम किया जो ध्यान से करने वाला था, उसने ध्यान से नहीं किया। अब पारस, पारस कौन है, प्रिंसिपल। अब सब एजेंट ने क्या किया है, सब एजेंट ने एक काम गलत किया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अब आपका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, वो लायबल है किसको, थर्ड पार्टीज को, इस अकरम के एक्ट्स के अगेंस्ट, इस सब एजेंट के एक्ट्स के अगेंस्ट वो बिल्कुल लायबल है। और जो ये आपका एजेंट है वो क्या है, वो जो है उसे क्या कहते हैं, अपने प्रिंसिपल के सामने लायबल है, जो भी सब एजेंट ने एक्ट्स किए उसके अगेंस्ट, के भाई अब एजेंट को जवाब देना पड़ेगा, जो इस केस में कौन है, इस केस में आतिफ है, उसे जवाब देना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल पारस को, कि भाई उसकी वॉच के अंडर ये काम कैसे हुआ है, ठीक है जी। लेकिन जो आपका अकरम है, सही है, जो आपका अकरम है, जो सब एजेंट है, वो किसके लिए लायबल है, मतलब वो किसको जवाब दे, वो आपके एजेंट को जवाब दे, वो आपके प्रिंसिपल को जवाबदार नहीं है, ठीक है जी। एग्जाम्पल 9, सब एजेंट नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड। पारस अपॉइंटेड आतिफ as his mercantile agent. Atif appointed as sub agent. Akram improperly. अच्छा जी, Akram acted negligently. Paras is not liable to third parties by the acts of Akram. Atif is liable to Paras as well as third parties for negligent acts of Akram. Akram is only liable to Atif. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम देखें, पारस फिर से क्या है, पारस आपका प्रिंसिपल है, आपका आतिफ क्या है, आतिफ एजेंट है, ठीक है जी। और आपका अकरम कौन है, ये आपका सब एजेंट है, ठीक है जी। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पारस ने अपॉइंट किया आतिफ को, सही है, मर्केंटाइल एजेंट अपना। अब आतिफ ने आगे अपॉइंट कर लिया अकरम को इम्प्रॉपरली, सही है, जो नहीं करना चाहिए था उसने फिर भी कर लिया, सही है। अब क्या हो गया कि आपके जो सब एजेंट ने क्या किया, गलत काम किया। अब यहाँ पे आपका प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि वो सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड ही नहीं था। तो आपका प्रिंसिपल लायबल कैसे होगा? आपका प्रिंसिपल लायबल ही नहीं होगा। यही बात कही जाएगी कि पारस जो है वो अब लायबल नहीं है थर्ड पार्टीज के सामने जो है ना एक्ट्स ऑफ अक्रम के लिए। अब वो क्या कह रहे हैं, जो आपका आतिफ, आतिफ कौन है? आतिफ एजेंट है। आतिफ पारस के सामने भी लायबल है कि भाई ये काम क्यों हुआ, सही है। और वो एजेंट ही, वो आतिफ ही थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट भी लायबल है कि भाई उससे क्या कहते हैं, थर्ड पार्टीज किससे पूछेंगी? आतिफ से पूछ सकती हैं कि भाई ये काम क्यों हुआ, अकरम ने ऐसा काम क्यों किया, और अकरम किसके अगेंस्ट जो है ना लायबल है? वो सिर्फ आतिफ के अगेंस्ट लायबल है, जो कि एजेंट है इस केस में। Selecting co-agent, Parvez instructs Arif, a merchant, to buy a ship for him. Arif employs a ship surveyor of good reputation to choose a ship for Parvez. सही है जी। The surveyor makes the choice negligently and the ship turns out to be unseaworthy and is lost. The surveyor is liable to Parvez. Asif is not liable to Parvez for the acts of the surveyor. अब परवेज कौन है? परवेज कौन है? परवेज आपका प्रिंसिपल है। आरिफ कौन है? आरिफ आपका एजेंट है। और ये शिप सर्वेयर कौन है? ये आपका को एजेंट है। सिर्फ को लिख रहा हूं, ठीक है जी। प्रिंसिपल, एजेंट, को एजेंट। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई परवेज ने जो है ना उसे शौक चढ़ा, उसने कहा मैंने जो है ना कश्ती खरीदनी है, सही है। आरिफ जो है ना एक मर्चेंट है, उसने आरिफ को कहा कि यार तुम मेरे ब्याह पे जो है ना एक अच्छी सी शिप खरीदो। अब आरिफ ने क्या किया? आरिफ ने कहा ठीक है यार ये काम, मतलब वो जो है ना डील करता है, लेकिन उसे क्या था, उसने कहा कि यार मैं जो है एक प्रॉपर जो है ना अच्छी शिप खरीद के दूं। इस वजह से उसने क्या कर लिया, उसने अपने साथ एक शिप सर्वेयर को कर लिया कि भाई ठीक है मुझे, मैं ये डील करता हूँ, लेकिन मुझे जो है ना टेक्निकलिटी ज्यादा नहीं पता। तो ये जो शिप सर्वेयर है, अब शिप सर्वेयर की जब हम बात करें, लाजमी बात है वो जो एक बहुत जो है ना नॉलेज वाला बंदा है इस फील्ड में, है जी। उसे पता है कि भाई कौन सी शिप कैसी है, इसमें ये मसले हैं, ये आगे चल के इतना टाइम चल सकती है, ये इतने टाइम बाद तबाह हो जाएगी, ये सब उसे पता होता है शिप सर्वेयर को। और वो क्या है, वो गुड रेपुटेशन भी है उसकी। अब अगर हम देखें कि आपका जो आरिफ है, जो एजेंट है आपका, उसने एक नॉर्मल प्रूडेंस के अंदर जो बंदा एक काम करना चाहिए उसने बिल्कुल वही काम किया। उसने एक उस फील्ड का कॉम्पिटेंट बंदा ढूंढा और अच्छी रेपुटेशन वाला कॉम्पिटेंट बंदा ढूंढ के उसने कहा कि यार तुम जो है मेरे जो है प्रिंसिपल के लिए एक शिप ढूंढो। अब जो सर्वेयर है उसने काम ठीक से नहीं किया, तो अब यहाँ पे आपका एजेंट लायबल नहीं होगा। यहाँ पे आगे आप देखेंगे एजेंट लायबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसने अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से किया था, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया कि आपका जो सर्वेयर है उसने चॉइस कर ली नेग्लिजेंटली, और आपका जो शिप है वो क्या हो गया, वो टर्न्स आउट टू बी अनसीवर्दी, और जो है ना मतलब वो चल ही नहीं पाई, और जो है ना वो गर्क हो गई पानी में। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो सर्वेयर है वो किसके अगेंस्ट लायबल है? वो सर्वेयर डायरेक्टली लायबल हो गया किसको? उस परवेज को, जो प्रिंसिपल है, सही है। आसिफ लायबल नहीं है। यही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि जो आपका जो एजेंट है वो अब लायबल नहीं है प्रिंसिपल को। क्यों? क्योंकि उसने जो काम किया था उसने बिल्कुल ठीक काम किया था। यहाँ पे जो को एजेंट है उसने काम गलत किया था, ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड को एजेंट। Sub agent. A sub agent works under the control of the agent. Co-agent substituted agent. A co-agent works under the instructions of the principal. अब जैसे हमने वो शिप वाला देखा, अब वो जो चीज प्रिंसिपल ने क्या कहा था, मुझे शिप चाहिए, सही है, शिप ढूंढ के दो मुझे, मर्केंटाइल एजेंट को कहा था। उसने अपनी पावर किसको दे दी? उसने सब्स्टिट्यूट करके अपनी जगह उसको पावर दे दी कि यार तुम ढूंढो, और उसने बंदा बिल्कुल ठीक ढूंढा था उस काम के लिए। तो को एजेंट होता है वो क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रिंसिपल के अंडर काम करता है। कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सब एजेंट एंड द प्रिंसिपल, सही है। देयर इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन को एजेंट एंड द प्रिंसिपल, जैसे इस केस में सर्वेयर था। रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ द सब एजेंट, ठीक है जी।
or the agent is not responsible to the principal for the act of the substituted agent. If the agent, while selecting the substituted agent, exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise as in his own case. अब यहाँ पे क्या हो गया, एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहाँ पे एजेंट रिस्पॉन्सिबल है किसके, प्रिंसिपल को, कि भाई सब एजेंट में जो भी काम कर रहा है। यहाँ पे जो है ना, जैसे हमने अभी ऊपर कश्ती वाली एग्जांपल देखी थी, वहां पे क्या था, वहां पे काम गलत हुआ था, सही है, लेकिन आपका जो एजेंट है वो लायबल नहीं था, क्योंकि उसने जब सिलेक्शन की थी उसने एक नॉर्मल बंदा कोई उसकी जगह पे होता वो भी यही काम करता, तो उसने बिल्कुल ठीक काम किया था, इस वजह से वो लायबल नहीं है। टर्मिनेशन, a sub agent is automatically terminated if the authority of the agent is revoked by the principal। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि सब एजेंट जो है ना वो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, वो रिवोक हो जाता है, सही है, उसकी जो अथॉरिटी है वो रिवोक हो जाती है अगर आप उसका जो एजेंट है उसको निकाल दिया जाता है। को एजेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द टर्मिनेशन ऑफ द ओरिजिनल एजेंसी। अब इस केस में जैसे जो है ना, फॉर एग्जांपल जो हमने अभी वो जो कश्ती वाली देखी, वहां पे मर्केंटाइल एजेंट को वो निकाल भी दे, सही है, तो क्या है, वो कह रहे हैं कि वो जो उसे क्या कहते हैं, जो शिप सर्वेयर था उसकी अथॉरिटी क्या रहेगी, वो इंटैक्ट रहेगी। रिम्यूनरेशन टू द एजेंट इज पेड बाय द एजेंट, सही है, सब एजेंट को कौन कौन दे रहा है रिम्यूनरेशन, वो आपका एजेंट दे रहा है। और रिम्यूनरेशन टू को एजेंट इज पेड बाय द प्रिंसिपल, वो क्या कह रहे हैं, रिम्यूनरेशन को एजेंट को कौन देता है, वो आपका प्रिंसिपल देता है, और जो आपका सब एजेंट है उससे आपका एजेंट देता है। डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड को एजेंट, Paras directs Adil his solicitor to sell his estate by auction and to employ an auctioneer for the purpose. Adil names Aslam an auctioneer to conduct the sale. Aslam is not sub-agent but is agent of Paras for the conduct of sale. ठीक है जी, क्योंकि उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि आप ऑक्शनियर को भी क्या करते हैं, आप जो है ना अपॉइंट करते हैं, सही है। अब वहां पे क्या हो गया, जो ऑक्शनियर है वो क्या हो जाएगा, वो को एजेंट हो जाएगा, ठीक है जी। और ऑक्शनियर कौन है, वो आपका असलम है। डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड को एजेंट, परवीन ऑथराइज आसिफ अ मर्चेंट इन मुल्तान टू रिकवर द मनीज ड्यू टू परवीन फ्रॉम तलहा। आसिफ इंस्ट्रक्ट्स अरसलान a solicitor to take legal proceedings against Talha for the recovery of money. Arslan is not a sub agent but a full-fledged agent of परवीन। अब वही बात आ गई कि वो जो है आपका को एजेंट या उसको सब्स्टिट्यूट एजेंट कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो फुल फ्लेज एजेंट किसका आ जाएगा, वो परवीन का आ जाएगा, ठीक है जी। लीगल प्रॉब्लम्स विद एजेंसी रिलेशनशिप्स, देयर आर सेवरल पॉसिबल लीगल प्रॉब्लम्स विद एजेंसी अरेंजमेंट्स। In particular, there may be some doubt about the validity of a contract that an agent makes with a third party on behalf of the principal. For example, अब वो क्या कह रहे हैं कि बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी रिलेशनशिप जो है ना उसमें, लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं एजेंसी रिलेशनशिप्स में, और वो कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है ना पर्टिकुलर में कौन सी आ जाती है, वो ये आ जाती है कि कुछ डाउट आ सकता है किसकी वैलिडिटी में, कि some doubt about the validity of a contract that an agent makes with a third party on behalf of a principal, के भाई आपकी जो है ना जो एग्रीमेंट्स कर रहा होता है आपका जो एजेंट, उसकी वैलिडिटी के बारे में ना डाउट आ सकता है कि पता नहीं इसको भेजा भी गया नहीं भी भेजा गया, या इसके पास इतनी अथॉरिटी है भी या नहीं भी जिस अथॉरिटी के ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। A person might claim to act on behalf of principal and a third party might enter into an agreement believing the contract to be with principal, however the principal might deny that the person is in fact his agent। अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे मैंने अभी बात कही, यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, पहली एग्जाम्पल उन्होंने ये कही है कि भाई आपका जो है एक बंदा किसी के ब्याह पे भी जाके आया, भाई मैं उसके ब्याह पे आया हूँ, उसने मुझे भेजा है, सही है, और जो है मैं एग्रीमेंट करने आया हूँ, वो जो पेंडिंग था उनका, अब वो एग्रीमेंट कर लेते, उन्हें बाद में पता चलता है, उन्हें बाद में ये पता चलता है कि भाई वो तो प्रिंसिपल ने अपॉइंट ही नहीं किया था, मतलब वो ऐसे ही आया था, उसे पता चला था कि एग्रीमेंट रहता है, वो उसने ऐसे ही जाके मतलब उसके ब्याह पे कर दिया है और उसे अपॉइंट किया ही नहीं गया था एजेंट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो प्रिंसिपल लायबल ही नहीं है, ठीक है जी। A person might be an agent of principal with authority to make certain agreements on behalf of P. However, the agent might make an agreement with a third party and in doing so go beyond the limits of the authority as agent. याद करें मैंने अभी अभी एक बात कही कि आप फॉर एग्जांपल अब जितनी उसको अथॉरिटी दी गई है वो उससे आगे का तो नहीं कर रहा है, सही है। अब यहाँ पे वही एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई वो उससे ज्यादा का अगर एग्रीमेंट कर रहा है, सही है, और उसको इतनी अथॉरिटी नहीं है,
The principal might then refuse to accept the agreement as legally binding. क्योंकि कि भाई अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई उसके बाद इतनी अथॉरिटी नहीं थी एजेंट के पास, और जाके वो उस अथॉरिटी का क्या करके आ गया, उसे क्या कहते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया, तो वो आपका प्रिंसिपल ये कह सकता है भाई मैं तो मानता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने तो इससे इतनी अथॉरिटी नहीं दी। सही है, तो जब मैंने इसको इतनी अथॉरिटी नहीं दी तो ये लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। An example of this is where a manager makes an agreement on behalf of the company he works for, and for the company refuses to honor the agreement on the grounds that the manager did not have the authority to make the agreement. अभी मैनेजर को कंपनी ने अथॉरिटी नहीं दी एग्रीमेंट की, ठीक है जी। अब वो मैनेजर के पास तो इतनी अथॉरिटी होती ही नहीं है, वो तो आपकी जो सीनियर मैनेजमेंट होती है वो भी डिसाइड होता है कि भाई ठीक है ये बंदा जाके हमारा ये कंपनी के ब्याह पे ये एग्रीमेंट साइन करेगा, फिर जाके वो पूरी प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो मैनेजर के पास तो ऐसे अथॉरिटी होती नहीं है। तो यहाँ पे ये कुछ केसेस हमने पढ़े, ये 2 केसेस कि भाई जहाँ पे जो है ना आपका क्या है कि इशू बन सकता है, क्या बन सकता है, लीगल इशू बन सकता है एजेंसी रिलेशनशिप्स में। ठीक है जी, और हमारा आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ये अभी काफी बड़ा टॉपिक है। तो इसको जो है हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।